हेलो साथियों, कैसे हैं? स्वस्थ हैं, मस्त हैं? इस आशा और विश्वास के साथ एक और सेशन में मैं संदीप शर्मा, व्याख्याता वाणिज्य, सभी साथियों का आज के इस सेशन में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, अपन चर्चा कर रहे थे, पिछले सेशन में अपन ने बात की थी कि एक सहायक भैया है वो कौन कौन सी हो सकती हैं, उसके कुछ लाभ अपन ने चर्चा किए थे। साथ में जो जर्नल है उनकी जो सीमाएं होती है, दोष होते हैं, उन पे भी अपन ने चर्चा की है। निश्चित रूप से जो विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनके लिए एक बढ़िया मैटर फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि आपका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ ये होना चाहिए कि हमें फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन लेना है। कईयों के मन में ये विचार आता है कि गुरुजी सब्सक्राइब बढ़ा रहे हैं, यूट्यूब पे अपनी क्लास चला रहे हैं, है ना। ये देखो, ये उद्देश्य तो सभी का होता है, लेकिन हमारा जो वर्तमान में जो मुख्य उद्देश्य है कि कॉमर्स के विद्यार्थियों को मुख्य रूप से उनको जो अकाउंटेंसी है उनका मैटर है वो उपलब्ध नहीं हो पाता। आप जहाँ कहीं भी जाओगे, कोचिंग में भी आप पढ़ते हो, तो कोचिंग में भी आपको कुछ ऐसी चीज़ें दे दी जाती है, साथ में जो नोट्स होते हैं वो थमा दिए जाते हैं कि भाई ये आप पढ़ लेना। पर मैं ये मानता हूँ कि सिर्फ कोचिंग के नोट से आप सिलेक्शन नहीं ले सकते। जिस प्रकार आप MCQ क्वेश्चन पढ़ के सिलेक्शन नहीं ले सकते, उसी प्रकार आप एक अकेली कोचिंग से भी सिलेक्शन नहीं ले सकते। आपको हो सकता है, देखो, कोचिंग भी आपके लिए एक मोटिवेशनल थॉट होती है, क्योंकि आप कोचिंग में जाते हो तो हो सकता है कि वहाँ पर आपको ऐसे विद्यार्थी मिलते हैं जहाँ पर आप अपनी तैयारी का आंकलन कर सकते हो कि आप कैसी तैयारी कर रहे हो और कैसी आपको करने की आवश्यकता है। ये ज़रूर हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता है कि भाई आपका सिलेक्शन हो जाए। और घर पे भी रहते हो तो घर पे रहते हो तो बाहर का एनवायरनमेंट है वो आपको पता नहीं चलता है। तो इस समय आप को अपने को क्या करना है, ये सामंजस्य होना चाहिए कि अपने को बाहर की सूचनाएं भी मिलती रहे कि भाई कितने कैंडिडेट हैं, किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, मैटर उनको कहाँ कहाँ से मिल रहा है। अपना टारगेट सिर्फ और सिर्फ RES बनने का। मैटर कहीं से भी मिले, चाहे अपने यूट्यूब से मिले, चाहे आपके किसी ऑनलाइन और कोई क्लास है उससे मिले, चाहे आपकी कोचिंग से मिले, कहीं से भी मिले, अपने को तो अपने इस ज्ञान को बढ़ाना है और फर्स्ट ग्रेड की जॉब है अपने को प्राप्त करनी है। अपना टारगेट ये होना चाहिए, किसी के प्रति ये नहीं होना चाहिए कि ये सब्सक्राइब बढ़ा रहा है, चैनल बढ़ा रहा है, ये बढ़ा रहा है। ये उनकी मेहनत है ना, क्योंकि ये काम भी थोड़ा सा मुश्किल होता है, इतना आसान नहीं होता है। जैसे मैं भाई खुद इस चीज़ के लिए मैं अनुभव कर रहा हूँ, तो वो चीज़ आप भी अनुभव करोगे। तो निश्चित रूप से ये चीज़ आपको पॉजिटिव माइंड के साथ आपको चलना है, और पॉजिटिव माइंड में आप चलोगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता भी मिलेगी, है ना। तो देखो, अपन वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। पिछले सेशन में अपन ने चर्चा कर ली थी, कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जिनसे क्वेश्चन बन सकती है, उन पे भी अपन ने चर्चा की थी। आज अपन जो सहायक भैया है, कौन कौन सी सहायक भैया है, उन पे अपन संक्षेप में उन पॉइंटों पर चर्चा करेंगे जो आपके परीक्षा के लिए उपयोगी है। ठीक है, तो मैं सेशन स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, अब देखो, अपने हैं ये आज के सेशन में अपनी बात कर रहे हैं सबसे पहले सहायक बहियों के प्रकार। प्रकार तो मैंने आपको बता दिए थे कि भाई आपकी जो रोकड़ बही है, क्रय बही है, क्रय वापसी है, विक्रय वापसी है, आपकी सेल्स बुक है ना, जिसे विक्रय बही कहते हैं, बिल्स रिसीवेबल है, बिल्स पेबल है, प्रॉपर जर्नल है ना, ये आपकी सहायक बहियाँ होती है। अब इनकी थोड़ी सी अपन डिस्क्रिप्टिव चर्चा कर लेते हैं, ताकि अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन बनता है तो उसका बेनिफिट आपको मिल सके। ठीक है, तो सबसे पहले आपकी होती है रोकड़ बही, जिसको अपन क्या कहते हैं, कैश बुक। क्या कहते हैं, कैश बुक कहते हैं। ठीक है, ये क्या होती है कि रोकड़ बही में सभी नगद प्राप्तियों और नगद भुगतान का लेखा किया जाता है। ये सब आप सब जानते हैं कि आपकी जो रोकड़ बही होती है उसमें नगद प्राप्ति और नगद भुगतान का आपको उसमें समायोजन करना है ना। रोकड़ का जो समायोजन है वो आपको करना है। ठीक है, रोकड़ खाता आप जानते ही हो, है ना। रोकड़ खाता है वो आप जानते हो क्या, ये होता है आपका कैश बुक।
वैसे तो आगे पूरी चर्चा करेंगे अपन, क्योंकि रोकड़ बही है वो त्रिस्तंभीय भी होती है ना, 3 प्रकार की होती है, एक स्तंभीय, द्विस्तंभीय और त्रिस्तंभीय। ये डेट आती है, ये पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट, फिर वापस डेट, पर्टिकुलर, जेएफ और अमाउंट, है ना। ये होता है आपका डेबिट पक्ष और ये होता है क्रेडिट पक्ष, है ना। जितनी भी प्राप्तियां होती हैं वो टू साइड में आती हैं, जितने भी भुगतान होते हैं वो बाई साइड में आती है। इस साइड अपने को टू का प्रयोग करना होता है और इस साइड अपने को बाई का प्रयोग करना होता है। तो जितनी भी आपकी प्राप्तियां होंगी वो टू साइड में, जैसे कैश अकाउंट यार टू राम, तो लिखेंगे टू राम, है ना। और अगर अपन पेमेंट करते हैं तो बाई आएगा, ये अपने को ध्यान में रखना। ये कैश बुक का एक छोटा सा फॉर्मेट है। वैसे तो कैश बुक है वो आपकी एक स्तंभीय, तो ये है द्विस्तंभीय जिसमें बैंक कॉलम होता है, त्रिस्तंभीय जिसमें बट्टा कॉलम होता है। उस पर अपन आगे पूरी डिटेल से चर्चा करेंगे, लेकिन अपने को यहाँ पर इतना ही ध्यान में रखना, आपकी कैश बुक जो आपकी प्राप्तियों और भुगतान से रिलेटेड होती है, ठीक है। तो ये होती है आपकी रोकड़ बही, है ना। तो रोकड़ बही में सभी जो नगद प्राप्तियां और नगद भुगतान है उनका लेखा किया जाता है। बैंकिंग लेन देनों से संबंधित प्राप्तियों और भुगतानों का लेखा भी इसी पुस्तक में किया जाता है ना। अब आप कह दोगे कि भाई इसमें तो कॉलम एक ही है, अगर बैंकिंग हो गया तो वहां पर उसको बही को क्या कहेंगे, द्विस्तंभीय रोकड़ बही, 2 कॉलम कैश बुक कहेंगे। तो वहां पर अमाउंट के 2 कॉलम हो जाएंगे, एक कैश का कॉलम और एक बैंक का कॉलम। जैसे मैंने पिछली जो क्लास ली थी उसमें मैंने बैंकिंग ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जो टॉपिक्स बताए थे उसमें मैंने एक शब्द भी बताया था, कॉन्ट्रा एंट्री। तो वो कॉन्ट्रा एंट्री क्या होता है कि एक साइड से अपन बैंक में पैसा जमा करवाते हैं या बैंक से पैसा निकालते हैं, तो वो कॉन्ट्रा एंट्री मानी जाती है। तो वहां पर ये कंडीशन अप्लाई होती है कि अगर बैंक के माध्यम से कोई ट्रांजैक्शन होता है तो ये आपकी द्विस्तंभीय रोकड़ बही हो जाती है। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। तो बैंक से रिलेटेड प्राप्ति और भुगतान भी इसी पुस्तक में लिखे जाते हैं और वो होती है आपकी द्विस्तंभीय रोकड़ बही, ठीक है, ये ध्यान रखना। दूसरा पॉइंट आता है आपका क्रय बही, यानी जिसे अपन क्या कहते हैं, परचेज बुक। इस बुक में अपन उधार क्रय किए गए माल का लेखा करते हैं, ये ध्यान में रखना। जो आपकी क्रेडिट परचेज है, क्रेडिट परचेज है, उधार आपने कोई क्रय किया है उसका अपन इसमें लेखा करते हैं, ठीक है, क्रेडिट परचेज का। किसमें, क्रय बही में। बढ़े आगे। तीसरा पॉइंट आता है आपका क्रय वापसी। क्रय वापसी यानी क्रय वापसी, परचेज रिटर्न बुक, है ना। इस पुस्तक में क्रय किए गए माल की वापसी, जो आपने उधार क्रय किया था उसकी वापसी होती है, तो उसका लेखा आपका क्रय वापसी बही में किया जाता है। विक्रय बही, है ना, विक्रय बही जिसे सेल्स बुक कहते हैं, इस पुस्तक में उधार बेचे गए माल का लेखा किया जाता है। जो माल आपने उधार बेचा है उसका लेखा है वो आपके इस बही में किया जाता है। किसमें, विक्रय बही में किया जाता है। तो उधार बेचे गए माल का लेखा किसमें होगा, आपकी विक्रय बही में होगा, ठीक है। आगे विक्रय वापसी बही, है ना, विक्रय वापसी यानी सेल्स रिटर्न बुक। इस पुस्तक में बेचे गए माल की वापसी का लेखा किया जाता है। कौन सा, जो माल आपने बेचा था उधार, अब वो वापस आ रहा है, तो उसका लेखा आपका विक्रय वापसी बुक में या विक्रय वापसी बही में किया जाएगा, ठीक है। क्लियर है, किस में होगा आपका, विक्रय वापसी बही में किया जाएगा बेचे गए माल का लेखा, ठीक है। आगे प्राप्य बिल बही यानी बिल रिसीवेबल्स बुक्स, है ना। ये किससे रिलेटेड होती है, इस पुस्तक में विभिन्न पक्षकारों से प्राप्त किए गए प्राप्य विपत्रों का लेखा किया जाता है। यानी कई बार क्या होता है, व्यापार में अपने पास पैसे नहीं होते हैं तो अपन उस व्यक्ति को क्या करते हैं, या सामने वाली पार्टी के पास जिसने अपन ने उधार माल बेचा है उसके पास पैसे नहीं है, तो वो क्या करेगा, बिल स्वीकार कर लेगा। लेखक होंगे हम बिल लिखेंगे और बिल को स्वीकार करेगा वो, है ना। तो वो प्राप्य विपत्रों
का लेखा किया जाता है। व्यापारी को इन विपत्रों की राशि प्राप्त होनी होती है, बाद में इन विपत्रों से उनको राशि प्राप्त होनी होती है, क्योंकि उन्होंने ये बिल्स है वो लिखे हैं और सामने जो आपका डेटर है उसने ये बिल है वो स्वीकार कर लिए। तो आज नहीं तो ये कल राशि अपने को प्राप्त होनी होती है। इसकी एक ड्यूरेशन होती है, उतने समय के बाद ये राशि प्राप्त होती है। इसका एक अलग से चैप्टर है पूरा विनिमय बिल, उसमें अपन पूरी डिटेल से चर्चा करेंगे। ठीक है, ये आपका प्राप्य बिल हो गया। फिर आपका देय बिल, प्राप्य देय बिल भाई, ये क्या है? देय बिल भाई। देय बिल भाई, ठीक है, बिल पेबल बुक। इस पुस्तक में विभिन्न पक्षकारों को दिए गए देय विपत्रों, यानी अपन ने क्या किया, माल खरीदा और माल खरीदने के साथ अपने पास पेमेंट नहीं है, तो अपन क्या कहेंगे कि भाई इतने दिन का आप हमारे पे बिल लिख दीजिए। उस बिल को अपन स्वीकार कर लेते हैं और निश्चित समय बाद उस बिल का भुगतान किया जाना होता है। व्यापारी द्वारा इन विपत्रों की राशि का भुगतान किया जाना, जो भी इस विपत्र में राशि लिखी होती है उतनी राशि का भुगतान वो उसके द्वारा किया जाना होता है। और फिर मुख्य जर्नल या रोजनामचा विशेष जर्नल प्रॉपर भी होती है 8 नंबर। इस पुस्तक में उन्हीं लेन देनों का लेखा किया जाता है जिनका लेखा उपरोक्त में से किसी सहायक बही में नहीं किया गया। यानी अब तक जो 7 सहायक बही अपन ने चर्चा की है उसमें कहीं किसी की प्रविष्टि नहीं की गई है, उसकी प्रविष्टि आपको मुख्य जर्नल या रोजनामचा विशेष या प्रॉपर जर्नल में आपको वो एंट्री करनी है। वो कब करनी है? जब आपने इन 7 में कहीं पे भी उसकी एंट्री नहीं की गई है। लॉस बाय फायर है, लॉस बाय थेफ्ट है, फ्री सैंपल है ना। इस तरीके से आपके कोई भी ऐसा समायोजन जो आपने इन 7 खातों में नहीं किया है उसका समायोजन इस प्रविष्टि में किया जाना है। ठीक है, समझे मेरी बात? समझे यहां तक? बढ़े आगे, बताओ। देखो इसके हैंड्स नोट अब आप तैयार कर लेना। मेरा जो उद्देश्य है वो है कि भाई आपको मैटर उपलब्ध करवाना है ना। आप बार बार वीडियो देखो, इससे अच्छा आप इसके हैंड्स नोट तैयार कर लो ताकि इजीली आप जब चाहो इनका रिवीजन कर सको, है ना। रिवीजन जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट भी मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ें। अब देखो पहली आती है आपकी क्रय बही। इसकी डिटेल से अपन चर्चा कर लेते। क्या है क्रय बही? जिसे अपन कहते हैं परचेज बुक, है ना। इसमें देखो थोड़ा सा, क्योंकि सहायक बहियां है वो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि इनको आप भी प्रॉपर समय यानी पर्याप्त समय दें। मैं भी पर्याप्त समय दे रहा हूं, हर वो पॉइंट जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है मैं वो आपको बता रहा हूं, है ना। तो देखो इसमें क्या है कि प्रारंभिक लेखे की जिस पुस्तक में केवल माल के उधार क्रय का लेखा किया जाता है ना। प्रारंभिक लेखे की जिस पुस्तक में केवल माल के उधार क्रय का लेखा किया जाता है उसे क्रय बही अथवा क्रय जर्नल भी कहते हैं। दोनों ध्यान रख सकते हैं, क्रय बही कह दो या क्रय जर्नल भी कह सकते हैं। माल से तात्पर्य उन वस्तुओं से है जिनका क्रय लाभ पर पुनः विक्रय हेतु किया जाता है ना। देखो माल का तात्पर्य कहाँ से होगा, है ना। जैसे मान लो एक तो वो कंपनियां जो गाड़ी खरीदती हैं, है ना, गाड़ी मैन्युफैक्चर करती है और फिर गाड़ी बेचती है। एक वो जो लोग जो गाड़ी खरीदते हैं बेचते नहीं है ना। तो वहां पर ही अपने को ध्यान में रखना है माल किसे मानेंगे अपन कि जब उसको अपन पुनर्विक्रय करना यानी उसको सेल करना, है ना। एक तो देखो चीनी अपन लेके आते हैं, 1 कट्टा चीनी का लेके आ गए अपने घर के लिए काम में ले रहे, वो माल नहीं है। लेकिन एक व्यापारी चीनी के 2, 5, 10 कट्टे लेके आता है और फिर उसमें से खुली जो चीनी है रिटेल में बेचता है, खुदरा में बेचता है ना। तो वो क्या होती है, वो उसके लिए माल की श्रेणी में आती है। तो ये अपने को ध्यान में रखना है, माल के उधार क्रय का लेखा इसमें किया जाएगा। और माल से तात्पर्य उन वस्तुओं से होगा जिनका क्रय लाभ पर पुनः विक्रय हेतु किया जाता है। दूसरे शब्दों में माल के अंतर्गत वे वस्तुएं आती हैं
जिनका व्यवसाय फर्म द्वारा किया जाता है, यानी जिस वस्तु का व्यवसाय है वो फर्म कर रही है वो माल आएगा। वो किसकी श्रेणी में आएगा? माल की श्रेणी में आएगा। ये अपने को ध्यान में रखना है। तो देखो माल के अंतर्गत बहुत बार पूछा भी जाता है कि भाई माल के अंतर्गत, तो माल वही आएगा जो पुनर्विक्रय के लिए खरीदा गया है, वो आपका गुड्स की श्रेणी में आएगा। इनकम टैक्स होती है ना, जीएसटी वाला पोर्शन है, उसमें गुड्स के बारे में पूछा भी जाता है। तो यही बात वहीं पे है और यही अपने को यहां ध्यान रखनी है। ठीक है, ओके, बढ़े आगे। आगे और क्या दे रखा है कि नगद क्रय तथा संपत्तियों के उधार अथवा नगद क्रय का लेखा इस पुस्तकों में नहीं किया जाता है। आपने कोई नगद परचेज किया है या संपत्तियों का उधार क्रय किया या नगद क्रय किया है तो वो लेखा इसमें नहीं होगा। माल का ही लेखा आपका क्रय बही में होगा। आपने कोई मशीन है वो उधार खरीदी है तो वो इसमें नहीं होगी। किस में होगी? प्रॉपर जर्नल में होगी। अगर आपने कोई माल नगद खरीदा तो उसकी प्रविष्टि भी इसमें नहीं होगी। अगर आपने कोई मशीन नगद खरीदी है उसकी प्रविष्टि भी इसमें नहीं होगी। तो ये अपने को ध्यान में रखना है, सिर्फ माल से रिलेटेड है ना। इस बही को बीजक बही है ना, इनवॉइस बुक या दैनिक क्रय बही, परचेज डे बुक भी कहा जाता है। ये इसके उपनाम है, ये आप ध्यान में रखना है। परीक्षा में पूछा जा सकता है कौन सी बही को दैनिक क्रय बही कही जाती है या कौन सी बही को बीजक बही कहा जाता है, ये ध्यान रखना है ना। छोटे छोटे मगर मोटे मोटे क्वेश्चन है ये, है ना। आप पढ़ लेते हो लेकिन उसके ऊपर गौर नहीं करते हो तो फिर एग्जाम में वैसा ही क्वेश्चन आ जाता है तो अपने को होता है पढ़ा तो था लेकिन अब इसका आंसर क्या होगा, ये अपने लिए थोड़ी सी समस्या क्रिएट वो करता है। तो ध्यान रखना, जो आपकी परचेज बुक है उसी का नाम बीजक बही है, उसी का नाम दैनिक क्रय बही भी है। ठीक है, इस बही में बीजक के आधार पर प्रविष्टि की जाती है। किसके आधार पर? बीजक क्या होता है? इनवॉइस, है ना। जब उधार माल खरीदते हैं तो हमें क्या मिलता है? इनवॉइस मिलता, बीजक मिलता, वो उधार। और जब वो उधार के पैसे अपन जमा करवा देते हैं तो वो कैश मेमो में उसकी एंट्री की जाती है। ठीक है, तो बीजक के आधार पर मीन्स भाई बीजक जो इनवॉइस जिस कंपनी ने जिससे अपन ने माल खरीदा वो जारी करेगी कि भाई आपने हमारे से ये माल खरीदा, ये इतनी क्वांटिटी है, ये रेट है, उधार खरीदा है, तो उसकी एंट्री इसके आधार पर की जाती है। क्रय बही में बीजक से प्रविष्टि करते समय व्यापारिक छूट, है ना, बिक्री कर, माल लाने और पैकिंग का खर्चा भी ध्यान में रखा जाना चाहिए, है ना। जब आप उधार माल खरीदते हैं तो वहाँ पर अपने को ट्रेड डिस्काउंट भी मिल सकता है, अपने वो सामने वाला सेल टैक्स भी लागू कर सकता है। माल को लाने और ले जाने का खर्चा, है ना, माल को लाने और ले जाने का खर्चा, साथ में पैकिंग है वो भी उसमें ऐड की हुई होती है ना। कुछ फ्री कर देते हैं, कुछ उसमें ऐड कर देते हैं, तो वो वहाँ की परिस्थिति है, लेकिन ये आपको ऐड की हुई मिल सकती है। तो ये चीज़ भी अपने को ध्यान में रखनी है ना। तो ये बात देखो क्रय बही से रिलेटेड है ना। ठीक है, क्रय बही में अब डाउट नहीं है ना। आगे देखते हैं, देखो ये आपका परचेज बुक का फॉर्मेट है ना। किसका? परचेज बुक का। सबसे पहले मैं आपको कैश बुक नहीं बता रहा हूं, परचेज बुक बता रहा हूं, है ना। अपन ने चर्चा किस पे की थी, है ना। यहां पे देखो एक नंबर कौन सी बही थी? ये थी आपकी रोकड़। लेकिन रोकड़ को मैंने छोड़ा क्यों? रोकड़ में एक स्तंभीय, द्विस्तंभीय, त्रिस्तंभीय, उसका डिटेल से अपन को चर्चा करनी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पर आपको इसका फॉर्मेट बता दिया। किसका? आपको कैश बुक का फॉर्मेट बता दिया, एक स्तंभीय का, है ना। ये अपने को ध्यान में रखना है। अब इनकी अपन डिटेल में चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपकी क्रय बही है। क्रय बही का आपने डिटेल में नॉलेज ले लिया। ये आता है इसका इनवॉइस, सॉरी परचेज, फॉर्मेट ऑफ ए परचेज डे बुक। इसका ये फॉर्मेट होता है। यहाँ पे ये डेट होती है जिसमें दिनांक लिखी जाती है, भाई ये सौदा किस दिनांक को हुआ था। फिर आता है आपका पर्टिकुलर यानी विवरण, उस सौदे से रिलेटेड आपका विवरण है वो लिखा जाता है। फिर इनवॉइस नंबर यानी जो बीजक, जिस बिल पे जितनी बीजक की डेट है, टाइम है ना, बिल के नंबर है वो लिखे जाते हैं। फिर एलएफ, लेजर फोलियो, खाता प्रसंख्या लिखी जाती है। फिर डिटेल, और डिटेल में अगर कोई बट्टा दिया गया है तो वो लेस करके और फिर टोटल में लिख देंगे ये अमाउंट।
तो ये फॉर्मेट हो जाता है आपका किसका, परचेज बुक का, है ना। परचेज बुक का फॉर्मेट आपने देख लिया, क्लियर है। अब बढ़े आगे। और क्या होता है, इस बही का शेष नहीं निकाला जाता। इस बही का क्या है, तो पूछा जा सकता है निम्न में से कौन सी बही है जिसका शेष नहीं निकाला जाता, तो परचेज बुक है ना। सेल्स बुक भी होगी लेकिन परचेज बुक भी है, तो इसका सेल्स नहीं लिखा जाता। अपितु विवरण के स्तंभ में नीचे नीचे परचेज अकाउंट डीआर लिखकर कुल योग की राशि से इस बही को बंद कर दिया जाता है ना। अपन क्या करेंगे, ये अपन ने टोटल कर लिया। टोटल करने के बाद देखो ये टोटल आएगा, यहां पर जो अमाउंट है वो लिखेंगे और यहां पर क्या लिख देंगे, परचेज अकाउंट डीआर, ये लिख देंगे। इसमें ये बता रखा है ना, परचेज अकाउंट डीआर लिखकर और ये अपन योग लगा लेंगे। परचेज अकाउंट डीआर लिखकर ये योग लगा देंगे, ये होगा। इसमें यहाँ पे भी टू और बाई का प्रयोग नहीं किया जाएगा, डायरेक्ट जिससे भी अपन ने माल खरीदा, मेसर्स राम मोहन सोवन दिनेश जो भी होगा उसका नाम है, यहाँ पर अपन लिखते हुए चलेंगे और टोटल कर देंगे, है ना। तो इसका शेष नहीं निकाला जाता है, इसके स्तंभ में परचेज अकाउंट डीआर लिखकर कुल योग की राशि में इस बही को बंद कर दिया जाता है। क्रय बही से उस निश्चित अवधि में उधार क्रय किए गए माल की जानकारी मिल जाती है। इस क्रय बही का फायदा क्या है, क्रय बही का फायदा क्या है कि क्रय बही के द्वारा उस निश्चित अवधि में, है ना, वो निश्चित अवधि महीना 2 महीना 5 महीना कितनी भी हो सकती है, उस निश्चित अवधि में उधार क्रय की जो जानकारी है वो एक जगह आपको उपलब्ध हो जाती है। और इस बही के योग से आपकी जो खाता बही है, जो लेजर अपन तैयार करते हैं उसमें क्रय खाता वो डेबिट कर दिया जाता है। जब अपन लेजर तैयार करेंगे तो वहां पर जो परचेज अकाउंट है वो डेबिट कर दिया जाएगा और उनकी डिटेल है वो लिख दी जाएगी। ठीक है, ओके, यहां तक ओके। बढ़े आगे। इसी का दूसरा है स्तंभाकार क्रय बही, यानी मल्टी कॉलम परचेज बुक। स्तंभाकार मल्टी कॉलम यानी एक से ज्यादा कॉलम भी हो सकते हैं। ये कब होता है कि यदि व्यवसाय में 2 या 2 से अधिक विभाग है ना, व्यवसाय में क्या है 2 या 2 से अधिक विभाग है तथा व्यवहारों की संख्या अधिक है, ट्रांजैक्शन ज्यादा है, तो सामान्य क्रय बही रखना अव्यवहारिक होगा, है ना। मल्टी कॉलम में क्या होता है, बहुत सारे कॉलम होते हैं, सबका अलग अलग विवरण होता है। पर कब होता है कि जब व्यवसाय में 2 से अधिक विभाग हो, है ना, तो वहां पर अपन जो सामान्य क्रय बही वो नहीं रखते हैं। ऐसी स्थिति में आपकी जो स्तंभाकार क्रय बही है वो रखी जाती है। ऐसी स्थिति में या तो प्रत्येक विभाग के लिए एक पृथक या तो अपन क्या करेंगे, प्रत्येक विभाग के लिए अलग अलग जो आपकी क्रय बही है वो रखी जाएगी, या एक स्तंभाकार जो क्रय बही है वो रखी जाएगी, जिसमें स्तंभाकार क्रय बही में प्रत्येक वस्तु के लिए एक पृथक खाना है वो आपको बनाना होता है, अलग अलग कॉलम है वो बनाना होता है ना। जैसे है ना, आपकी मान लो किराने की दुकान है तो आप जैसे गेहूं है, चावल है, चीनी है, उनके लिए अलग हो सकता है। इलेक्ट्रिक दुकान है तो टीवी है ना वो हो सकता है, तो उनके लिए अलग अलग पृथक खाता है वो बनाया जाता है। ठीक है, ओके। तो ये हो जाएगी आपकी स्तंभाकार क्रय बही। फिर आपका आता है क्रय बही और क्रय खाते में अंतर, है ना, ये अपने को देखना पड़ेगा। यानी परचेज बुक एंड परचेज अकाउंट, इसमें आपको अंतर बताना। परचेज बुक और परचेज अकाउंट में आपको अंतर बताना। ठीक है, अब देखो पहला अंतर देखिए, क्रय बही और क्रय खाते में अंतर, डिफरेंस बिटवीन परचेज बुक एंड परचेज अकाउंट। पहला पॉइंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये अपने को ध्यान में रखना है ना। क्या करना है, ध्यान में रखना है, तो रखना है। इस तरीके से अपने आप को मोटिवेट करना, है ना। सेल्फ मोटिवेशन से ज्यादा आपको कोई मोटिवेट नहीं कर सकता। खुद मोटिवेट होंगे आप कि नहीं ये काम मुझे करना, इस बार मुझे तैयारी करनी है, तो आप वो काम कर पाओगे, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको अपने इस हिसाब से तैयार करना है। देखो इसमें क्या है,
क्रय बही को प्रारंभिक लेखे की पुस्तकों के अंतर्गत शामिल किया जाता है। जो आपकी क्रय बही है उसको प्रारंभिक लेखे की जो पुस्तक है उसमें शामिल किया जाता है। जबकि क्रय खाता, खाता बही में खोले जाने वाला एक खाता है ना, ये आपकी कौन सी है, जो आपकी ओपनिंग बुक्स है, प्रारंभिक बुक्स है, उसमें आती है क्रय बही। जबकि जो क्रय खाता है वो आपकी जो खतौनी होती है, पोस्टिंग होती है, उस खाता बही होती है लेजर, उसमें खोले जाने वाला एक खाता माना जाता है। ठीक है, तो क्रय बही आपकी कौन सी होगी, प्रारंभिक आपकी लेखे की पुस्तक हो जाती है। ठीक है, बढ़े आगे। दूसरा अंतर क्या कह रहा है कि क्रय बही में केवल माल के उधार क्रय का ही लेखा किया जाता है। सही है, क्रय बही में माल के उधार क्रय का ही लेखा किया जाता है, जबकि क्रय खाते में माल के उधार और नगद दोनों व्यवहारों का लेखा किया जाता है, दोनों व्यवहारों को लिखा जाता है ना। क्रय बही में केवल माल के उधार क्रय का लेखा होता है, जबकि क्रय खाते में माल के उधार क्रय और नगद दोनों का लेखा किया जाता है। ये अपने को ध्यान में रखना। क्रय बही में माल के उधार क्रय का लेखा किया जाता है, जबकि क्रय खाते में उधार और नगद दोनों का लेखा किया जाता है। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है ना। आगे देखते हैं तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है, क्रय बही में डेबिट और क्रेडिट पक्ष नहीं होते हैं, यह ध्यान रखना है ना। क्रय बही होता है उसमें डेबिट और क्रेडिट पक्ष नहीं होते हैं, लास्ट में टोटल लगाते हैं तो परचेज अकाउंट डीआर लिखते हैं। जबकि आपके क्रय खाते में डेबिट और क्रेडिट है वो दोनों पक्ष होते हैं। क्या होते हैं, क्रय खाते में आपके डेबिट और क्रेडिट है वो दोनों पक्ष होते हैं। ठीक है, क्रय खाते में आपके डेबिट और क्रेडिट पक्ष दोनों होते हैं। ठीक है, ओके, अगला देखते हैं, है ना। ये बात होगी ना क्लियर कि क्रय खाते में आपके जो क्रय बही होती है उसमें डेबिट और क्रेडिट पक्ष नहीं होते हैं, जबकि क्रय खाते में डेबिट और क्रेडिट दोनों होते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है, क्रय बही का केवल योग किया जाता है। क्रय बही का योग किया जाता है, यानी जो टोटल होता है वो टोटल होता है, यहाँ पर परचेज अकाउंट डीआर लिखा जाता है और टोटल में अमाउंट लिख दी जाती है, शेष नहीं निकाला जाता है ना। जबकि क्रय खाते का शेष है वो निकाला जाता है, परचेज अकाउंट का शेष निकाला जाता है। ये अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, ठीक है, तो ये चार महत्वपूर्ण पॉइंट्स, उस पर आप थोड़ा सा और ध्यान दें कि भाई क्रय बही वो प्रारंभिक लेखे की पुस्तक है और ये इसमें खाता बही में खोले जाने वाला खाता है। इसमें माल के उधार क्रय का लेखा किया जाता है। क्रय बही में क्रय खाते में उधार और नगद दोनों की एंट्री की जाती है। क्रय बही में डेबिट और क्रेडिट पक्ष नहीं होते हैं, जबकि क्रय खाते में डेबिट और क्रेडिट पक्ष होते हैं। और क्रय बही में केवल योग किया जाता है, शेष नहीं निकाला जाता है, जबकि क्रय खाते का शेष भी निकाला जाता है। ठीक है ना। तो ये देखो महत्वपूर्ण पॉइंट्स अपने किससे रिलेटेड किए हैं, जो सहायक बहियां, जो आपकी 8 सहायक बहियां है उसमें जो प्रथम सहायक बही है क्रय बुक्स, उससे रिलेटेड अपन ने आज के सेशन में चर्चा की है। निश्चित रूप से आज का जो सेशन है वो शानदार रहा होगा आपके अकॉर्डिंग, अगर आप रेगुलर हमारे साथ जुड़ते हैं तो, क्योंकि बीच बीच में आप सुनोगे तो हो सकता है कि कोई चीज़ आपके समझ में आए या नहीं आए, क्योंकि अकाउंटेंसी एक ऐसा सब्जेक्ट है उसको लगातार उसके साथ टच रहना पड़ता है, लगातार जो छोटी छोटी चीज़ें उनको समझना होता है, और वो चीज़ आप समझ लेते हो तो फिर आपको दिक्कतें नहीं होती है। ये अपने को ध्यान में रखना है ना। इसके अलावा जो भी साथी हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, और जिन जिन वीडियो को उन्होंने नहीं देखा है उन वीडियो के जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से देख लेना। साथ में मैंने स्कूल लेक्चरर के नाम से एक प्ले लिस्ट बना रखी है, वहाँ पर भी आप देख सकते हो। साथ में आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर आपको लेटेस्ट अपडेट है वो मिलती रहेंगी। ठीक है, तो आज का ये सेशन, इसके अलावा आपके कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट ज़रूर करें ताकि हम उसका समाधान कर सकें। इसी आशा और विश्वास के साथ आज के सेशन में इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए
जय हिंद, जय भारत।